हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। अपनी जो ये सीरीज चल रही है इसमें कर रहे थे पीआरटी लेवल 1 के जितने भी एचटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनमें मैथ का सॉल्यूशन 17 के हमने कर लिए हैं, 18 में हुए नहीं, 19 के कर लिए हैं, 20 का कर लिया है, 21 का कर लिया है, 22 का कर लिया है और ये अंतिम जो बचा है अपने पास है 2023 का दिसंबर में जो एचटेट का पेपर हुआ है पीआरटी लेवल 1 का, उसमें अब हम करेंगे मैथ का सॉल्यूशन। तो इसमें देखते हैं भाई प्रश्न कौन से आए हैं। ये दे रखा है पहला प्रश्न। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 6 पेपर है 2017 के बाद के, वो 6 के 6 पेपर आप यूट्यूब से देख सकते हो। टोटल 7 ही पेपर करवाऊंगा 2023 तक। 17 से पहले के मैं नहीं करवा रहा क्योंकि उस समय पैटर्न अलग था। बाद में 17 में पैटर्न बदला और पैटर्न बदलने के बाद जो अब तक पैटर्न आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और आप इन 7 के 7 जो सॉल्यूशन है 7 के 7 पेपरों के वो सॉल्यूशन देखना, सब में एक ही जैसे प्रश्न है भाई। अगर आप बगैर मैथ किए और सिर्फ ये सॉल्यूशन देख के पेपर में जाते हो तो कम से कम आपके जैसे 38 39 40% आते हैं उसमें 30% आपके ठीक हो जाएंगे। और बाकी की ये वीडियो है जो यूट्यूब पे पड़ी है सारी की सारी एग्जाम की, उनको आप पेपर में जाने से पहले एक बार फिर देखना भी। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, एकलव्य क्लासेस लर्न टू ग्रो ये जो चैनल है, ये ऐप है, उसमें जाके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। जैसे हरियाणा सीएट का है, रेलवे का है, या आप अलग अलग कोई चीज़ के कोर्स लेना चाहते हो जैसे साइंस का या फिर मैथ का, तो वहाँ नाम मात्र फीस में आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप कंप्लीट चीज़ें आपकी कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर, ये पहले भी पेपर में आ गया है बी स्टेट में, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप जब देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसका आंसर था 2.50। अब एक बार फिर मैं करवा देता हूँ आपको। जब करवाऊंगा तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए बटा बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बटा बी की। तो यहाँ ए होना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? सुकेर कर देंगे। दोनों तरफ सुकेर करेंगे तो यहाँ से तो वर्गमूल से सुकेर कटेगा, तो यहाँ बचेगा 0.05 गुणा 0.5 और गुणा ए, और बराबर में क्या बचेगा? बराबर में 0.5 का सुकेर तो ऐसे लिखेंगे 0.5 गुणा 0.5, और आगे लिखेंगे 0.5 एक बार फिर दे रखा है तो 0.5 गुणा 0.5 और गुणा में बी, ये तो वर्गमूल कट जाएगा, ये तो वर्गमूल जो है वो कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? बी। और ए बटा बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बटा बी की वैल्यू तो उस साइड तो रहेगा 0.5 गुणा 0.5 और गुणा में 0.5 फिर गुणा में 0 पॉइंट कितना 5 और बटे में ये आ जाएगा भाई 0.05 गुणा 0.5। अब ऊपर देखेंगे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, और नीचे कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। ऊपर एक ज्यादा पॉइंट है तो एक क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। अब 5 से तो ये 5 जाएगा, 5 से ये 5 जाएगा, 5 और 5 की गुणा कितनी आ जाएगी? 25, और बटे में 10 है तो कितना आ जाएगा? 2.5। इसका राइट आंसर होगा। ये पहले आ गया है अभी प्रश्न। ये दे रखा है दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। एक संख्या तो ए दे रखी है और एक दे रखी है बी। ए और बी का औसत दे रखा है 20। भाई औसत 20 है। बी और सी, एक दे रखी है बी और एक दे रखी है सी। बी और सी का औसत दे रखा है कितना? 19। सी तथा ए, सी तथा ए, सी तथा ए का औसत दे रखा है कितना? 21। तो ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। जब भी ऐसा प्रश्न आए और ए की वैल्यू निकालनी है, अब जिसकी भी वैल्यू निकालनी है ना उनको जोड़ दो। जैसे ए की निकालनी है तो ए किस में है? पहले में है, और ए लास्ट में है, तो इन दोनों को तो जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 21, इन दोनों को जोड़ना है। 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41। और जिसमें ए नहीं है ना वो घटा दो, तो वो घटा देंगे तो कितना? 19 घटा देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर 22 आ जाएगी। ऐसे ही आपसे बी की वैल्यू पूछ ले तो जिसमें बी है ना, अब ऊपर वाले दोनों में बी है तो ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो और नीचे वाला घटा दो, ठीक है। अवरेज का क्वेश्चन है भाई। आगे दे रखा है 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। अब ये प्रश्न भाई पीछे शुरू से 2017 से आ रहे हैं सेम ही।
यहाँ बस चीजें बदल रहे हैं, 15 की जगह 12 दे देगा, 10 दे देगा, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 गुणा सीपी बराबर हो जाएगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 गुणा एसपी। तो सीपी के बटे में तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, और बराबर 20 बटे में क्या आ जाएगा, 20 बटे में आ जाएगा 15। मतलब 20 की खरीदी और 15 की बेच दी, तो हानि हो जाएगी कितने की, 5 की, और लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होती है, तो बटे में आएगा क्रय मूल्य 20, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 काटेंगे 1/4 25%। तो हानि कितने परसेंट की हो जाएगी, 25% की हो जाएगी। एक राशि 7 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज 3 गुना हो जाती है, मतलब 3 गुना हो जाती है तो 3 की पावर 1 हो जाती है, और टाइम लगा कितने वर्ष, 7 वर्ष। तो वह राशि 27 गुना, अब 27 गुना करना है, कितना गुना करना है, 27 गुना। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 बनाना है। अब 3 की पावर 3 बनाना है और कितने वर्षों में होगी, ठीक है। अब यहाँ 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21 वर्ष। तो ये 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 21 वर्षों में हो जाएगी। y का x प्रतिशत, y का मतलब गुणा होता है x प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे बटे क्या लगा देंगे, 100 बराबर दे रखा है, का मान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो यहाँ से अब y और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y गुणा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 100 गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे दे रखा है z का y प्रतिशत, z का y प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे बटे लगा देंगे 100 बराबर दे रखा है कितना, 200। तो z गुणा में y कितना आ जाएगा, फिर 200 गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे क्या बोला है, x तथा z में संबंध बताना है। किस में संबंध बताना है, x तथा z में बताना है। तो इसका मतलब हमें y नहीं चाहिए, x और z ही चाहिए। y नहीं चाहिए तो इसमें भी y नहीं होना चाहिए और इसमें भी y नहीं होना चाहिए। एक तो तरीका ये, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर आ जाएगा 200 गुणा 100 बटे z, वो इसमें पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका क्या है भी, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। तो 1 को 2 से भाग दे दो, अब भाग देंगे तो z गुणा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 200 गुणा में कितना, 100। भाई हमें y नहीं चाहिए, y काटना है। अभी एक तो तरीका ये, यहाँ से y की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में पुट कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि पहली इक्वेशन को दूसरी से भाग दे दो, या फिर दूसरी को पहली से भाग दे दो, बस y काटना है जैसे भी। तो यहाँ y कट जाएगा, ये तो y कट जाएगा 100 से, तो क्या कट जाएगा, 100 2 0 कट जाएगी। अब इस साइड तो 2 रहा, 2 की गुणा होगी इसके साथ तो 2x, और z इस साइड जाएगा तो z की गुणा 1 के साथ होगी तो z। तो x और z का रिलेशन क्या आएगा, z बराबर 2x। अब z बराबर 2x कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ये प्रश्न दे रखा है भाई, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है, वह आंशिक दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है। एक तो पैदल चलता है भाई, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग तो पैदल चलता है, वो दूरी चलता है 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आंशिक दूरी साइकिल। अब एक बाइसिकल से तय करता है, बाइसिकल से उसकी स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह पैदल कितनी दूरी तय करेगा, ये निकालना है भाई, पैदल कितनी दूरी तय करेगा। तो ये प्रश्न, इस पे एलिगेशन लग जाएगा। और एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो दो चीजें बैठती है, यहाँ अवरेज बैठता है, बीच में क्या बैठता है, अवरेज। और जो अवरेज होता है वो एक संख्या से छोटा होगा और एक से क्या होगा, बड़ा होगा। और एलिगेशन में सबसे ध्यान रखने वाली बात एक ही होती है, भी चीजें जिसके रेस्पेक्ट में होती है ना, अनुपात उसी का आता है। अब ये देखो किलोमीटर, किलोमीटर किसके रेस्पेक्ट में है, आवर, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अनुपात किसका आएगा, फिर टाइम का आएगा। अब यहाँ अवरेज बैठता है तो यहाँ टोटल दूरी है 80 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, और कितने घंटे में तय करता है, 7 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ हमने स्पीड ली है ना, तो यहाँ भी क्या लेनी पड़ेगी, स्पीड। तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 11 सतह 77 और 11 सही 3/7। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 11 सही 3/7। अब इसको घटा देंगे भी, बड़े में से छोटा घटाना है, 16 में से 11 सही 3/7 घटाना है। ये घटाना मैंने बता रखा है भी किस तरीके से घटाया जाता है, सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो करना, उसमें सब तरीके हैं।
तो 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ 4, और यहाँ अंश को हर में से घटाएंगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 8 11 सही 3/7 में से 8 को घटाना है तो ये आ जाएगा 3 सही 3/7। ये मिश्र भिन्नोत्पन्न करेंगे, मिश्र भिन्नोत्पन्न करेंगे तो 4 सते 28 और 4 32/7, और आ जाएगा 7 या 21 और 3 कितना 24/7। तो 7 से तो 7 काट देंगे, 8 से जा रहा है तो 8 चौके 32 और 8 तिया 24। इसका मतलब ये है भी पैदल तो वो 4 घंटे चला और साइकिल पे कितने घंटे चला, 3 घंटे चला। अब वो बताना है भी पैदल कितनी दूरी चला। अब पैदल कितने घंटे चला, वो 4 घंटे चला, और पैदल जो है उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। तो 8 गुणा 4 स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी आ जाएगी, तो 8 चौका 32 किलोमीटर। तो पैदल कितनी दूर चला, वो 32 किलोमीटर। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है अभी, सारे के सारा ये अंतःकोण पे ही आया है हर शिफ्ट में, ठीक है, या हर साल में जो भी पेपर हुआ है उसमें अंतःकोण का ही है। इसके 5 से 6 फार्मूले मैंने करवा दिए हैं, आप पीछे के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन देखना, उनमें सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। तो क्या होता है, अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को है ना आप पाई भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 इंटू में पाई। एक ही बात है भाई, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। अब मैंने पाई क्यों लिखा, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में है, पाई में है, और भुजा कितनी है 10 है, तो 10 - 2 कितने हो जाएंगे 8 पाई। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना आ जाएगा, फिर 8 पाई आ जाएगा। अगर पाई ऑप्शन में नहीं हो तो इस 8 की गुणा करा देंगे 180 के साथ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो त्रिभुज दे दी भाई, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इसकी एक भुजा ए मान ली, तो ये भी ए और ये भी ए, ये ऊंचाई होती है भाई, हाइट। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है ना, हाइट, वो कैसे निकालते हैं, ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है √3/2a। ये बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा तो कितनी है, ए है, ए ली है, और ऊंचाई कितनी ली है, फिर ऊंचाई होती है √3/2a, और इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात में तो जो कॉमन चीज होती है वो कट जाती है, 2 इस साइड आएगा तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा, √3, 2 अनुपात √3। भाई ये नहीं लगाना √3:2, ये तो तब होता जब वो पहले नाम किसका लेता, ऊंचाई का, और बाद में नाम किसका लेता, भुजा का। जैसे जैसे नाम लिया है अनुपात वैसे ही रखना है। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया जाता है, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तो त्रिभुज ABC की एक भुजा की लंबाई, त्रिभुज ABC की एक है भुजा की लंबाई बताना है। भाई देखो एक दो चीजें होती है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज के बाहर की साइड क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। और एक चीज ये होती है भी समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं, और दोनों का एक रिलेशन होता है रेडियस के साथ। अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर की साइड अगर वृत्त है तो जो रिलेशन होता है ना, वो रेडियस होती है भुजा बटे √3, ठीक है। और जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त है ना, तो इसकी जो ये रेडियस है ना r, ये भुजा ली है अभी, तो इसका जो रिलेशन है ना, वो इसका रिलेशन होता है, जो रेडियस बराबर होती है ना, वो होती है a/2√3, मतलब इससे आधी होती है। ये रिलेशन होता है भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा और जो उसके बाहर या अंदर की तरफ जो वृत्त बना है ना, उस वृत्त की जो रेडियस है, तो अगर बाहर की साइड में वृत्त बना है तो रेडियस बराबर होती है a/√3, और अंदर की साइड में अगर वृत्त बना है तो रेडियस होती है a/2√3। याद ही रखना है भी सीधा डायरेक्ट। ये बोल रहा है कि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त के अंदर क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो ये लगेगा। तो यहाँ पे रेडियस बराबर क्या हो जाएगी a/√3, और a क्या ली है हमने, भुजा ली है भाई, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की। तो त्रिभुज की एक भुजा बतानी है तो a की वैल्यू बतानी है, और रेडियस कितनी दी है 10 दी है, तो 10 ये √3 इस साइड आएगा तो
10√3 बराबर क्या हो जाएगा ए। तो त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी फिर 10√3 ए सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो तरीका ये है भी इसको करने का। दूसरा तरीका अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो इसको यहाँ से मिलाया और यहाँ से एक लंब डाल दिया 90 डिग्री, तो ये दो बराबर हिस्सों में काटेगा, इसको बराबर हिस्सों में काटेगा तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। और समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो ये कोण भी 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का रहेगा 30 डिग्री का। और ये आगे भाई रेडियस, रेडियस किसकी वृत्त की, तो ये कितनी दे रखी है 10, तो ये कितना होगा 60। ठीक है, तो इस पे लग जाएगा 30 60 90 हाइट एंड डिस्टेंस वाला। तो 30 की वैल्यू अगर 1 होगी तो 60 की √3 होगी और 90 की कितनी हो जाएगी 2। अब ये वैल्यू निकाल लें, ये आधी आ जाएगी भुजा से आधी, ये निकाल लें। तो 90 के सामने दे रखा है, 90 के सामने 10 दे रखा है, तो 90 के सामने 2 है, 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। हमें चाहिए 60 के सामने, इस 60 के सामने क्या होगा √3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 5 है √3, और 5√3 यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर आगे भी ये भी कितनी होगी 5√3, 5√3 और 5√3 दोनों मिलके कितनी हो जाएगी 10√3। ऐसे भी निकाल सकते हो भाई इसको आप हाइट एंड डिस्टेंस से। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप, ये लंब वृत्तीय बेलन दे रखा है, ये इसकी हाइट होती है h और ये रेडियस होती है। ये बोल रहा है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप मतलब ये आधार है नीचे से गोल होता है पूरा, ये दे रखा है 44, और ये जो वृत्त होता है पूरा ये क्या होता है इसकी परिधि होती है 2πr बराबर कितना दे रखा है 44, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r बराबर कितना दे रखा है 44, 44 से तो ये कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा 7, तो इसकी रेडियस आ जाएगी कितनी 7, और ऊंचाई दे रखी है कितनी 8। तो बेलन का आयतन बताना है, और आयतन क्या होता है बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर r कितना है 7 है, तो 7 गुणा 7, और h की वैल्यू कितनी है 8, काट देंगे 22 और 7 की गुणा करेंगे तो 154, 154 और 8 की गुणा करनी है, 8 चौका तो कितना आ जाएगा 32, 8 5 40 और 3 43, 8 और 4 कितना 12, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यदि x बराबर 3/4 भाग में 5/6 दे रखा है, एक x दे रखा है भाई, तो x की वैल्यू, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। x की वैल्यू दे रखी है 3/4 भाग की क्या बना देंगे गुणा बना देंगे, गुणा बना देंगे तो 6 ऊपर 5 नीचे, तो 6 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/10, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/10। यहाँ दे रखा है y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले तो ये सोल्व करना है, ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5, और भाग की गुणा बनाएंगे तो 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3, तो 2/15, तो y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, y की वैल्यू दे रखी है 3 भाग में, 3 भाग में, और इस सारे की वैल्यू कितनी आई फिर 2/15। अब 2/15 आई तो भाग की गुणा बनाएंगे, भाग की गुणा बनाएंगे तो कितनी आ जाएगी 15/2, तो ये कितना आ जाएगा 45/2। इसी तरीके से z की वैल्यू निकालनी है। अब z की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले तो ये आ जाएगा 4/5, 4 बटे कितना 5, ये ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे 3, यहाँ 3 दे रखा है, और गुणा बढ़ाएंगे, गुणा बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ दे रखा है कितना भाग में क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो 3 5 15/4, ये तो आ गया 15/4, और भाग की ये जो भाग है इसकी गुणा बढ़ाई तो कितना आ जाएगा 1/6, इसको सोल्व करेंगे 3 से तो ये 5, और 3 से काटेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 5/कितना 8। इसी तरीके से W की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है W की, ये इंपॉर्टेंट है भाई W की वैल्यू। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, बीच में क्या है कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो ये 4 है ना इस ब्रैकेट के साथ काउंट होगा, मतलब पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, बस यही गलती नहीं करनी है इस प्रश्न में, यही मेन चीज है। तो ये तो होगा 5/6, ये कितना हो जाएगा 5/6, और गुणा में क्या दे रखा है 4, 2 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे 3, तो 10/3, मतलब इस सारे का सोल्यूशन आएगा 10/3,
और यहाँ दे रखा है 3 भाग में 10/3 आएगा, तो भाग की गुणा बनाएंगे तो 3/10 और कितना आ जाएगा फिर 9/10 आ जाएगा। बस ये यहाँ पे ये गलती नहीं करनी भाई, यहाँ पे ऐसे मत लिख देना 3 4 और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा और आगे आया 5/6, फिर आप इसको सोल्व कर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब आंसर गलत हो जाएगा इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, अगर यहाँ पे ये होता ना बीच में साइन दे दिया होता तो पहले इसको सोल्व करते बोर्ड मास के तरीके से, ठीक है, पहले भाग सोल्व होता, लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं दिया है भाई, कोई साइन नहीं दिया है तो ये एक साथ काउंट होंगे, पहले ये सोल्व होंगे फिर ये भाग सोल्व होगा। तो यहाँ पे इसने पहला ऑप्शन दिया है x और w बराबर है, तो x कितना है 9/10 और w कितना है 9/10, हाँ बिल्कुल बराबर है भाई, यही आंसर है, सभी बराबर है, सभी बराबर नहीं है, x और y बराबर है, x और y बराबर नहीं है, x और z बराबर है तो x और z भी बराबर है नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा 12 नंबर। एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो वह चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज है भैया अवतल है, ठीक है, दो चीजें होती है, एक उत्तल और एक है अवतल। तो अवतल तो वो होती है जिसका चतुर्भुज, जैसे मान लो ये चतुर्भुज ले ली, ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण अगर 180 डिग्री से कम है ना, 180 डिग्री से क्या है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है तो वो चतुर्भुज होती है, कौन सी, अवतल। एक होती है उत्तल, तो उत्तल में क्या होता है, उत्तल में जो एक कोण है ना वो 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, एक कोण 180 डिग्री, तो उत्तल कैसे बनती है, उत्तल चतुर्भुज बनेगी ऐसे भाई, मान लो ये बना दी, अब ये बना दी तो ये जो कोण है ना ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये कौन सी है, उत्तल है। दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, एक चीज अगर अवतल चतुर्भुज आए ना तो इसके विकिरण अंदर के अंदर ही होंगे, लेकिन जब उत्तल चतुर्भुज आए एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसका एक विकिरण बाहर होगा, ये विकिरण है इसका और एक ये विकिरण है इसका, तो एक विकिरण क्या होगा, बाहर होगा। उत्तल चतुर्भुज कौन सी होती है, उत्तल होती है जिसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो और एक विकिरण बाहर की साइड बन जाएगा, और अवतल कौन सी होती है जिसके जो प्रत्येक कोण है ना, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब आप देखोगे दो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये भी भाई 180 से ज्यादा नहीं होते इनके भी कोण, इनके भी कोण 180 से कम होते हैं, लेकिन ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये उत्तल के उदाहरण है, अवतल के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, ये अवतल के उदाहरण है, लेकिन इसने ऑप्शन में अवतल दे दिया तो इनके निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोनों है ना किसके उदाहरण है, अवतल के उदाहरण है। बस इतना ध्यान में रखना, भी 180 डिग्री से कम है प्रत्येक कोण तो अवतल होगी, और एक कोण भी 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो कौन सी हो जाएगी, उत्तल हो जाएगी, और उत्तल में एक विकिरण बाहर की साइड बनेगा और एक अंदर की साइड, और अवतल में दोनों के दोनों विकिरण चतुर्भुज के अंदर बनेंगे, और समांतर और समलंब दोनों क्या है, अवतल के उदाहरण है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान बताओ। वही सेम है भाई, इस बार ये गायब कर दी x वाली वैल्यू और इसने लाभ दे दिया, वरना पहले क्वेश्चन में क्या करता था, ये दोनों वैल्यू देता था और लाभ पूछता था। तो अब इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है भी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 गुणा क्या हो जाएगा, CP, ये बोल रहा है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ कितना होना चाहिए, 25%, तो यहाँ x की वैल्यू बाई ऑप्शन उठा लो आप। अब जैसे x की वैल्यू बाई ऑप्शन उठाएंगे, मान लो 25 उठा लिया, x की वैल्यू कितनी उठा ली, 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CP बटे क्या आ जाएगा, SP, और 25 बटे क्या आ जाएगा, 20। अब 25/20 मतलब 25 की खरीदी और 20 की बेची, अब 25 की खरीद के 20 की बेचेगा तो क्या हो जाएगी, यार नहीं हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, लाभ, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ 16 उठा लेंगे, 16 उठाएंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा 25 की जगह, और यहाँ कितना आ जाएगा, 16। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है भी 16 में तो खरीदी और किस में बेच दी, 20 में बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया, 4 का लाभ हो गया, 4 का लाभ कितने पे, 16 पे, तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या आ जाएगा, 100, 4 से काटेंगे कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 25% लाभ हो गया, और हमें बताना क्या है, लाभ ही बताना है भी कितना होना चाहिए, 25%, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। भाई बाई ऑप्शन से कर लेना, इसी टाइप के प्रश्न पीछे के सारे एग्जाम में आए हैं, ठीक है, इसने इस बार इसकी वैल्यू पूछ ली, लाभ दे दिया,
पहले प्रश्न में क्या था, ये दोनों वैल्यू देता था और लाभ पूछता था। ठीक है, तो इस बार x की वैल्यू बाई ऑप्शन उठा लेना, आसान यही रहेगा। प्रेक्षणों 15, 50, 120, 6, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर। देखो भाई ये प्रश्न है स्टैटिक्स का, किसका है, स्टैटिक्स का। अब स्टैटिक्स का प्रश्न है ना, तो स्टैटिक्स करवा रखी है भाई, देख लेना। स्टैटिक्स का प्रश्न जो है वो हर शिफ्ट में है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज दे दी इसने, इसने दे दी एक तो परिसर, और परिसर क्या होती है, परिसर होती है भाई रेंज। एक बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और एक माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, मीडियन, मीडियन। और इनका क्या निकालना है, मध्य, मध्य मतलब क्या निकालना है, मीन। भाई चारों चीजें दे दी इसमें, तो इसने कि कौन सी, चारों चीजें। अब चारों चीजें निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आप असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में जमा लो इनको। आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटा कौन है, 6 है, तो पहले 6 को उठा लो, यहाँ क्या लिख देंगे, पहले 6 लिख देंगे। बाद में 6 के बाद में कौन आएगा, 8 आएगा, तो 8 उठा लो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। भाई पहले इनको माध्यिका निकालनी है ना, तो माध्यिका और रेंज निकालनी है ना, तो इनको पहले आरोही क्रम में लिख लो 8। 8 के बाद में कितना आएगा, 10, तो एक तो 10 ये रहा और एक 10 ये रहा, 2 बार आ गया, तो 2 बार क्या लिख देंगे, फिर 2 बार 10 लिख देंगे। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में 10 के बाद में कितना, 15, और 15 कितनी बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब 3 बार 15 लिख दो भाई, 15, 15 और 15। इसके बाद में क्या दे रखा है इसने, इसके बाद में दे रखा है इसने 50, तो अब क्या लिख देंगे, फिर 50। इसके बाद में दे रखा है इसने 80, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फिर 80। और 80 के बाद में दे रखा है कितना, 100, तो 100 लिख देंगे। और 100 के बाद में दे रखा है कितना, 120, तो 120 लिख दिया। इनको आरोही क्रम में जमा लिया। अब सबसे पहले चीज भी रेंज क्या होती है, रेंज को आर से डिनोट करते हैं, तो मैं आर लिख रहा हूँ रेंज। रेंज होती है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा अंक माइनस में सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक तो कितना है, 6 है, और सबसे बड़ा अंक कितना है, 120 है। इनका अंतर ही रेंज है, तो 120 माइनस 6 रेंज कितनी आ जाएगी, फिर 114। ठीक है, इसके बाद में आता है मोड, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, भी बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, वही बहुलक है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 15, तो 15 3 बार आया, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक होती है मीडियन भाई, ठीक है, मीडियन क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि बराबर के छोड़ दो भाई, कितने संख्याएं हैं, 3 इस साइड छोड़ दिया और 3 इस साइड छोड़ दो, फिर एक और छोड़ दो 4, फिर एक और छोड़ दो 4, फिर यहाँ एक और छोड़ दो 5, फिर यहाँ एक और छोड़ दो 5, बीच में एग्जैक्ट मिडिल में कौन है, 15 है, तो इसकी मीडियन कितनी आ जाएगी, 15। ये बोल रहा है भी परिसर, रेंज, मोड और मीडियन का मध्य बताना है, मतलब इनकी औसत बतानी है। इनकी औसत कैसे निकालेंगे, इनकी औसत इन तीनों का योग 114 प्लस में कितना 15 और प्लस में कितना 15, और भाग कर देंगे, कितनी चीजें हैं ये 1 2 3, तो किससे भाग कर देंगे, 3 से। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बटे में कितना आएगा 3, तो 3 चौके 12, 2 3 8 24, तो इनका जो औसत है मध्य है वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। भाई चारों ही चीजें पूछ लिए इसमें। दो संख्याओं a और b का मैस ऐप है और लेस ऐप है, क्रमशः 6 और 210 है। यदि a प्लस b 72 है, तो दो संख्याएं दे रखी है, ये निकालना है। a प्लस बी बटा 1 बटा a प्लस में 1 बटा b। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, ए बी, तो ऊपर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस में a। इसको सोल्व कर लिया। अब a प्लस बी दे रखा है इसने कितना, 72, तो ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई, क्या आ गई, 72 आ गई। ठीक है, अब एक चीज होती है भाई, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक में होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ। और एलसीएम कितना दे रखा है, 210, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 6। तो क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 210, 6 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 12, फिर 6 से काट देंगे तो 6 से काटेंगे तो 2, और 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो कितना आंसर आएगा, फिर 2/35।
16 नंबर दे रखा है भाई। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 9 का मैस एप है, मतलब एच सी एफ दे रखा है एक्स माइनस ए, तो ए के मान निकालना है भाई। एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। मतलब यहाँ पे एच सी एफ एक्स माइनस एक दिया ना, तो ये एक्स माइनस एक इसको भी पूरा पूरा भाग करेगा, और एक्स माइनस एक इसको भी पूरा पूरा भाग करेगा। अब पूरा पूरा भाग करेगा तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। और जब भी भाग करे ना, तो एक्स और इनकी फॉर्म में भाग और भाग करे, तो आप क्या करना, जिससे भाग करना है ना, एच कितना दे रखा है एक्स माइनस एक, इसको 0 पुट कर दो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ए। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? ए की चाहिए। या तो फिर ए की वैल्यू इसमें रख दो, या फिर ए की वैल्यू इसमें रख दो, आ जाएगा। मान लो सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ 2। अब x बराबर ए रखना है, x बराबर ए रखना है, तो a का क्या आ जाएगा? स्क्वायर माइनस ए। अब ए x की जगह क्या रखना है? a रखना है, तो a और a की गुणा कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर माइनस 9 और बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब बराबर 0 क्यों पुट किया है? क्योंकि हमने इस इक्वेशन को भाग दिया, और भाग ये बोला भी HCF है तो पूरा पूरा भाग होगा, तो शेष कितना बचेगा? 0, तो बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ से घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 9 बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, और ए बराबर कितना आ जाएगा फिर? 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। पहली चीज तो एक बात ध्यान में रखना भी, जब भी संख्या बतानी हो ना, तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। अब इसमें दो ही चीजें दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई, तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। और दूसरा बात, वर्गाकार टाइल लगानी है। क्या, कौन सी लगानी है? वर्गाकार टाइल लगानी है। जब भी ऐसा आ जाए कि वर्गाकार टाइल लगानी है और डायमेंशन ना दिया हो, डायमेंशन ना दिया हो, तो ये जो ऊपर वाली डायमेंशन दे रखी है ना, इनका एचसीएफ ही ना, इनका एचसीएफ ही वर्गाकार टाइल की क्या होगी? डायमेंशन होगी। अब वर्गाकार टाइल है तो वो चारों साइड उसकी बराबर होगी। तो अब ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ ऐसे निकालना भी 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 15 मीटर तो 1500 मीटर हो गया, और 17 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 1517 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक तो ये दे दिया, और एक दे दिया 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 902 सेंटीमीटर। तो भाग विधि से कर रहा हूँ, भाग विधि से इनका एचसीएफ निकाल लो। जो एचसीएफ होगा ना, वही वर्गाकार टाइल की क्या होगी? डायमेंशन होगी। तो 902 एकम 902, घटाएंगे 5 एक 615, और आगे आ जाएगा 902, 615 एकम 615, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा कितना? 8, और यहाँ बच जाएगा 287, और यहाँ आएगा 615। अब 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा तो 14, और 2 पे 16, और एक कितना आ जाएगा? 17, और 2 दूनी 4, और एक कितना आ जाएगा? 5, घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। 11 में से 7 जाएंगे 4, यहाँ 0, तो ये आ जाएगा 287। अब 287 ये पूरा पूरा किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा। तो ये जो बचता है ना, यही एचसीएफ है, और जो एचसीएफ है ना, यही वर्गाकार टाइल की डायमेंशन है। वर्गाकार जो टाइल है ना, उसकी डायमेंशन है। अब संख्या निकालनी है, तो बड़ा क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? 1517 सेंटीमीटर गुना 902 सेंटीमीटर, भैया आयताकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 41 गुना में 41। अब 41 से काटेंगे भाई, 41 से काटेंगे, 41 दूनी कितना आ जाएगा? 82, और 41 दूनी कितना आ जाएगा? 82। 41 से इसको काटेंगे 3 पर जाएगा ये, 41 तिया। अब 41 तिया होता है 123, और 28 बचेगा 28, 287, और 41 7 287। तो मतलब हमें निकालना है 37 गुना 22। तो 2 और 7 की गुणा कितनी? 4। इकाई का अंक 4 आना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 814। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है भाई, सरड इंडिसेस का है। पहले यहाँ पे देखो 2 की पावर x है, बराबर 5 की पावर y है, और बराबर 10 की पावर -z है। जब भी यहाँ बेस सेम ना होना, कभी भी अगर यहाँ बेस सेम होता तीनों का, फिर तो पावर नीचे उतार लेते। आंसर पूछा है उसने 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z, मतलब ये ऊपर वाली पावर है ना, ये नीचे उतारनी है। और नीचे उतारने का एक तो तरीका ये होता है कि बेस सेम कर लो, नीचे उतर जाएगी। तो बेस सेम तो है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10। जब भी बेस सेम ना होना और पावर नीचे उतारनी हो,
तो इन सब को किसी एक के बराबर मान लो। जैसे मान लो किसके बराबर मान लिया, के बराबर। तो पहला दे रखा है 2 की पावर x, तो बराबर किसके मान लिया, के। तो यहाँ 2 बराबर क्या आ जाएगा, के। यहाँ जो पावर है ना x, तो वो बटे में जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/x। इसी तरीके से 5 की पावर y को भी किसके बराबर मान लिया, के। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, के की पावर 1/y। इसी तरीके से जो 10 है ना, 10 की पावर माइनस z को मान लिया के बराबर, और 10 बराबर क्या आ जाएगा फिर, के की पावर -1/z आ जाएगा। मतलब यहाँ पावर z है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी, 1/z, और यहाँ माइनस है तो क्या रह जाएगा, माइनस। अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ तो 2 की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/x, और गुणा में 5 की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/y, और बराबर आ जाएगा के की पावर -1/z। अब यहाँ सब जगह के आ गया भाई, के आ गया तो पावर को नीचे उतार सकते हैं। जब गुणा में हो, बेस सेम हो, गुणा में हो तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी तो 1/x प्लस में क्या आ जाएगा, 1/y। और बराबर में साइन है ना, और बेस सेम है तो पावर भी बराबर होती है, तो बराबर कितना आ जाएगा, -1/z। तो 1/x प्लस में 1/y, ये इस साइड आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 1/z, और उस साइड कितना क्या रहेगा, फिर खाली 0, और इसी की वैल्यू बतानी है तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। यदि 9 की पावर n, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट 3 की पावर -n/2 और इसकी पावर -2 -27 की पावर n बराबर दे रखा है 1/27, और 3 की पावर 3 m गुणा में 2 की पावर 3, तो m - n बताना है। पहले तो ये पावर सॉल्व कर लो। यहाँ 2 की पावर n है तो इसको लिख सकता हूँ, 9 को तो लिख दिया, 3 की पावर 2n गुणा में यहाँ क्या लिख दिया, 3 की पावर 2 गुणा में। इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 गुणा होगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ये बटे में है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ रहेगा 3 की पावर n, और यहाँ 3 की पावर कितनी, 3n। तो ये गुणा में है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। अब पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n और 1n कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3n, और प्लस में खाली कितना आ जाएगा, 2, और माइनस में 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 3n है, और बटे में ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3m, और गुणा में 2 की पावर 3। अब ऊपर बराबर दे रखा है भाई 1/27। अब ऊपर वाले में से ये कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो। अब कॉमन निकालेंगे तो 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा, और अंदर रहेगा खाली ये प्लस में 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 9 होता है, माइनस यहाँ से तो सारा कॉमन निकालिए तो खाली 1 बचेगा, और बटे में आ जाएगा 3 की पावर 3m, और गुणा में 2 की पावर कितना, 3। ये कितना होता है, 8, और 2 की पावर 3 भी कितना होता है, 8, तो ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/27। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बेस सेम है और भाग में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m। 1/27 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, तो इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालूं तो 3 की पावर 3 और कॉमन आ गया अपने पास n माइनस क्या आ जाएगा, m बराबर। जब भी बटे में रकम पलटती है ना तो पावर माइनस हो जाती है। अब जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3n माइनस m, और बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो 3 से तो क्या काट देंगे, 3 काट देंगे तो n माइनस m बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब ये -1 मत लगा देना भाई, ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि आंसर क्या पूछा है इसने, m-n पूछा है। तो यहाँ तो n माइनस m आया है तो मतलब माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो m तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो m माइनस n आएगा कितना, 1। ये प्रश्न दिया है भाई, ये प्रश्न बढ़िया है भाई। यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है 4m², बिल्कुल शॉर्टकट बता देता हूँ मैं इसका आपको। और यहाँ वैल्यू निकालनी है a³ प्लस b³, और बराबर में दे रखा है am प्लस में bn और am प्लस में bn माइनस 4 दे रखा है। हमें चाहिए a की वैल्यू और किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो जो ये am है इसकी गुणा इसके साथ करेंगे am के साथ, तो ये क्या आ जाएगा a²
एम आ जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर एम वहाँ भी है, एम यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैच कराओ इसके साथ, मैच कराएंगे तो एम स्क्वायर तो है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरीके से हमें चाहिए एन और बी और चाहिए, तो बी किसके साथ है, एन के साथ है। जब इसकी गुणा बी एन के साथ कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहाँ देखो एन स्क्वायर तो ये रहा भाई, मैच करवा लो इससे एन स्क्वायर, और यहाँ पे 9 है, 9 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 9 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमें चाहिए ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तो ए की वैल्यू 2 है तो ए का 2 का क्यूब 8, और बी की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब 27, 27 और 8 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये भाई इसका सबसे आसान तरीका है, बस वैल्यू मैच करानी है। बाकी तो आप इस सारे की है ना, इस सारे के गुना करना है, इसके साथ ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, फिर ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह 80% रह जाती है। कोई संख्या अपने आप की कितना परसेंट होती है 100%, और वह संख्या 80 रह गई 80%, 80% रहेगी तो मतलब 100% में से कितना घटाया होगा 20%। वो बोल रहा है संख्या में से 35 घटा दिया, लेकिन यहाँ कितना 100 से 80 रही है तो कितना घटाया है 20, मतलब 20% की बराबर है किसके 35 के। जब 100% निकालेंगे तो 100% की वैल्यू 20 से 100 बनाए तो 5 से गुणा, तो यहाँ भी किस से गुणा हो जाएगी 5 से, तो संख्या आएगी 35 गुणा 5। ये बोला है संख्या का 4/5वां भाग क्या है, ये संख्या आ गई 35 गुणा 5, इसका 4/5वां भाग निकालना है, तो 5 से 5 काट देंगे और 35 का कितना आ जाएगा 140, तो संख्या है भाई 140। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, अब तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है भाई, और क्षेत्रफल दे रखा है कितना 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, अब त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा भी है, ये भी है, ये भी है। परिमाप जब भी निकालते हैं ना, त्रिभुज का परिमाप जब भी निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा ए और कितना आ जाएगा 3a। यहाँ हमें चाहिए ए की वैल्यू, ए की जो मर्जी वैल्यू आए 3 के साथ गुणा होगी और अपना आंसर आ जाएगा। अब किसी को कुछ भी फार्मूला याद नहीं है, बस इतना पता है विषमबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, तो यहाँ मान लो ए की वैल्यू 1 आ रही है तो उत्तर कितना आ जाएगा 3, ए की वैल्यू 2 आ रही है तो उत्तर कितना आ जाएगा 6, और ए की वैल्यू 3 आ रही है तो उत्तर 9, ए की वैल्यू 4 आ रही है तो उत्तर 12। मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना वो 3 से कटेगी। किससे कटेगी 3 से, ये 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, तो यही आंसर है। एक तो तरीका ये है भाई, सीधा डायरेक्ट कर सकते हो अगर फार्मूला याद नहीं तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला कैसे लगाएंगे कि इसने एक क्षेत्रफल दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 a स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रखा है 4√3, √3 से √3 काट देंगे, a स्क्वायर बराबर 4 की गुणा होगी 16, और a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो परिमाप कितना हो जाएगा 8 और 4 12। 10 के गुणनखंडों का मध्य, गुणनखंड होते हैं भाई भी 10 को कौन कौन भाग करेगा। 10 के गुणनखंड ये फैक्टर, 10 को एक तो 1 भाग कर देगा, एक 2 भाग कर देगा, एक 5 भाग कर देगा और एक 10 भाग कर देगा। ये चार ही संख्याएं 10 को भाग करेगी। वो बोला इनका मध्य निकाल दो, औसत निकाल दो, तो औसत क्या होता है आंकड़ों का योग, 10 और 5 15 और 2 17 और 1 कितना जाएगा 18 बटे आंकड़ों की संख्या, संख्या 1 2 3 4, तो 18/4, 18/4 मतलब 9/4 कितना आ जाएगा 4.5। ये प्रश्न बढ़िया दे रखा है। y की वैल्यू दे रखी है 597 गुणा, ये दे रखा है 597 गुणा 10 की पावर 22, प्लस में दे रखा है 73.5 गुणा 10 की पावर 21। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना वो बाहर निकाल लो, तो कॉमन है 10 की पावर 21। अब यहाँ तो रहेगा 597 और यहाँ से 21 तो बाहर निकल गया, और यहाँ 22 है तो खाली 10 बचेगा, और 10 की गुणा 597 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा 5970, प्लस में इसमें से 10 की पावर 21 तो बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा 73.5। अब 73.5 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.5, 0.5 तो आ ही गया, 0 और 3 3, 7 और 7 है 14, 9 और 1 10,
और ये आ जाएगा, और गुणा में कौन पड़ा है 23 10 की पावर 21। अब ये चीज आ गई अपने पास। ये बोल रहा है हमें ये रूप चाहिए, और 10 की पावर n, तो ये बोल रहा है n की जगह क्या आएगा। अब n की जगह 21 मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा, 21 मत कर देना, क्योंकि 21 करोगे तब तो वैल्यू ये होनी चाहिए 60 43.5, लेकिन यहाँ पे 6 पॉइंट है। कितना पॉइंट है 6 पॉइंट है, मतलब यहाँ पॉइंट यहाँ आना चाहिए। अब पॉइंट यहाँ कब आएगा, जब इसके बटे में एक के बटे में 1 2 3 जीरो और होगी। मान लो इसके बटे में ये होता तो ये 3 जीरो है तो 3 पॉइंट खिसक जाएगा, 3 पॉइंट खिसकेगा तो ये क्या बन जाएगा 6.043 और 5 इस। अब अगर यहाँ 3 से गुणा किए ना तो यहाँ भी यहाँ भाग किए ना 3 जीरो से 1000 से, तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगी। अब यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगी तो 10 की पावर 21 तो ये रही, और 3 जीरो ये रही, तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर 24। अब मैच करवा लो भाई, इसको मैच करवाएंगे इसके साथ, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है फिर 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 24। ये बढ़िया प्रश्न है अभी, लगभग 2017 के बाद आया है ये प्रश्न। तो इसमें 2-3 चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ डिटेल से, वो याद कर लेना, बस इन्हीं पे है। एक चीज होती है a+1/a बराबर अगर k दे दी, k दे दिया, तो एक तो उत्तर पूछेगा a² + 1/a², तो इसका उत्तर तो होगा k² - 2। एक उत्तर पूछेगा a³ + 1/a³, तो इसका उत्तर होगा k³ - 3k। याद ही कर लेना भाई, k की जगह कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ √21 दे दिया k की जगह। एक पूछेगा भी ये जो प्लस में है ना इसी को माइनस में बना दो। अब इसी को माइनस में बनाएंगे तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ रखेंगे k का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं ना तो -4। एक चीज तो ये होती है, और एक चीज होती है भाई ये दे दे गिवन कर दे a-1/a और बराबर दे दे क्या k। तो अब एक तो वैल्यू ये पूछेगा a² + 1/a², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k² प्लस में 2। एक ये पूछेगा a³ - 1/a³, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई k³ प्लस में, यहाँ प्लस में आ जाएगा, प्लस में कितना के 3k। एक पूछेगा ये माइनस दे दिया ना तो डायरेक्ट इसको प्लस बना दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल k², और यहाँ प्लस पूछा है तो प्लस में कितना 4। ये इतनी चीजें याद कर लो भाई, ठीक है, अलजेब्रा से यही प्रश्न आ रहे हैं। अब ये बोला है a-1/a, और इसकी वैल्यू दे रखी है √21, मतलब इस पे प्रश्न है, इस वाली पे, और यहाँ प्लस होता तो इस वाले पे प्रश्न होता। अब ये बोला है एक तो चाहिए सीधा हमें प्लस का, क्या चाहिए प्लस का, मतलब बीच में माइनस है यहाँ, तो यहाँ डायरेक्ट प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए तो ये फार्मूला लगेगा। यहाँ k की वैल्यू ये है, k की वैल्यू √21, और एक चाहिए भाई a² प्लस में 1/a², तो ये फार्मूला लगेगा। एक तो ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए तो k² मतलब k की वैल्यू तो √21 है, और प्लस में कितना आ जाएगा 2, तो 21 और 2 कितना आ जाएगा, रूट से ये कटेगा, 21 और 2 कितना आ जाएगा 23, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना 23। और एक चाहिए ये डायरेक्ट ये, इसकी वैल्यू क्या है वर्गमूल k², तो k की वैल्यू तो √21 है, और √21 का स्क्वायर और प्लस में 4, ये काटेंगे तो 21 और 4 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 23 और 5 की गुणा 23 पंजा कितना आ जाएगा 115। भुजाएं 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, एक ट्रिपलेट होती है भाई 7 24 25, ये ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की होती है। तो यहाँ देखने से ही पता चल गया अभी ये ट्रिपलेट है, ये पीछे के जो एग्जाम का सॉल्यूशन है उनमें लिखवाई हुई है सारी ट्रिपलेट। तो 7 24 25 मतलब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो ये दे रखी है भाई समकोण त्रिभुज। अब इसकी एक भुजा दे रखी है 7, एक दे रखी है 24, और एक दे रखी है 25। अब समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार, आधार तो 7 आ गया, गुणा में क्या आ जाएगा लंब, तो काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 84। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 84। ये बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत, कोई आयत दे रखा है, और इसकी लंबाई दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत का परिमाप बताना है,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई तो इसने नहीं दी और इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84। तो काटेंगे कि 14 छिका 84, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 6 आ जाएगी। ये बोला इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6, सबको जोड़ दो 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना आ जाएगा फिर 40 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप आएगा 40 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज दे दिया भाई। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पहले तो सम चतुर्भुज की 2-4 प्रॉपर्टी है वो जान लो भाई। सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर इनके विकर्ण मिलाएं इस तरीके से विकर्ण, तो ये जो विकर्ण है ना ये यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो विकर्ण है ना ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, सारे के सारे कितने डिग्री के एंगल पे काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है। और चौथी प्रॉपर्टी ये होती है भी जो ये विकर्ण होते हैं ना, मान लो ये कोण ए है, ये कोण कितना है ए है, अगर ये कोण ए है इसका जो विकर्ण है ना इस पूरे कोण को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित मान लो ए कोण 100 डिग्री का है तो ये जो विकर्ण है ना तो यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, दोनों को बराबर में क्या कर देगा ये काट देगा, समद्विभाजित कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये होती है। और एक प्रॉपर्टी ये होती है भी कोई भी चतुर्भुज दे रखी है तो उसका जो चतुर्भुज दे रखी है ना उसके जो बराबर के कोण है ना, जैसे ये कोण दे रखा है ए और प्लस में कोण दे रखा है बराबर के डी, तो ये कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। ये चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है भाई। अब इसने दे रखा है एक ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें कोण BAC, कोण BAC ये दे रखा है भाई, ये कोण, और ये कोण दे रखा है कितने डिग्री का 50 डिग्री का। अब ये कोण 50 डिग्री का दे रखा है, ये तो विकर्ण हो गया, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। और एक समचतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण है ना बराबर होते हैं, कोण ए बराबर किसके होगा कोण सी के। अब ए किसके बराबर होगा सी के बराबर होगा, तो ये भी कितने का 50 का और ये भी कितने का 50 का। ये कोण जो होते हैं ना ये कोण ये दोनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं 180 के। अब 180 के 100 तो आ गया तो बाकी कितना बचा 80, ये सारा का सारा 80 है, 80 है मतलब ये 40 है और ये कितना है 40 है, ये भी कितना है 40 है और ये भी कितना है 40 है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है भाई। अब डायरेक्टली इसमें से जो पूछा है वो देख लो। 3 कोण डी कितना है 40 और 40 80, तो 3 गुणा 80 माइनस 2 कोण DAC, DAC तो मतलब ये 50, तो 2 गुणा कितना आ जाएगा 50, ये 240, 240 माइनस 100 कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ये सम चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है ना वो याद रखना भाई, 4-5 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 दे रखा है, एक तो ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। आय का इनकम का अनुपात दे रखा है 3:2, उनका व्यय खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3। प्रत्येक 2500 रुपये बचाता है, प्रत्येक कितने रुपए बचाता है 2500 रुपये बचाता है। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो भाई, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 25 पंजा कितना हो जाएगा 125, तो ये तो आएगा 12,500 और ये आएगा 7500। कितना आएगा 7500, तो 7500 आएगा तो ये कितना बच गया भाई 5000, तो ये कितना बच जाएगा 5000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। बी का व्यय बताना है। अब बी का व्यय बताना है ना तो ये ऊपर वाला तो आय था, ऊपर वाला क्या था आय था, तो आय था तो बी की आय कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10,000 और बचाता कितने हैं 2500 रुपये, तो व्यय कितने करता है फिर 7500 रुपये, तो बी का व्यय आ जाएगा कितना 7500 रुपये। ये क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, इसमें यूनिट की वैल्यू हमेशा ऊपर वाली चीज में रखनी है, यहाँ डायरेक्ट मत रख देना, ऊपर वाले में रखने, यहाँ रखोगे तो 5 या 15,000 आ जाएगा, फिर आंसर गलत आ जाएगा।
एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्धकोण से निर्मित चतुर्भुज होती है, ये चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट याद रखना भाई। चक्रीय चतुर्भुज के जो अर्धक है, अर्धक का मतलब होता है भी जो कोण है ना वो आधे आधे काटती है, जैसे कोई चक्रीय चतुर्भुज दे रखी है ये कोई मान लो चक्रीय चतुर्भुज दे दी, ये अर्धक है इसका, अर्धक मतलब ये कोण है ना आधा काट दिया। ठीक है, ये अर्धक है इसका, ये कोण क्या कर दिया, आधा काट दिया। ये कोण भी अर्धक है ना, ये क्या कर दिया, आधा काट दिया। और यहाँ भी ये कोण क्या कर दिया, आधा काट दिया। तो ये इस तरीके से बनेगी, ये चक्रीय चतुर्भुज है एक चक्कर के अंदर। तो चक्रीय चतुर्भुज के जब ये अर्धक मिलते हैं ना, तो ये जो चतुर्भुज बनी है ना, ये भी कौन सी होगी, हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होगी, याद रख लेना। और मान लो इसको करवाना है तो मैं करवा दूंगा भाई, ये होती चक्रीय चतुर्भुज है, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट याद रखनी है। जब आपको करना हो तो ये ऐसे करेंगे भी, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना और इसको डी मान लेना। ये अर्धक है मतलब कोण इसको काटेंगे, तो ये कोण एक्स मान लिया और ये कोण कौन सा मान लिया, वाई मान लिया, मतलब ये भी वाई हो जाएगा। और ये कोण जेड मान लिया। यहाँ पे ये कोण मान लेना पी, ये कोण मान लेना क्यू और ये कोण मान लेना क्या, आर। तो ये त्रिभुज बनेगी ये सारी की सारी भाई, ये जो है ना ये त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो 180 डिग्री के हो गए। और ये भी क्या बनेगी, त्रिभुज बनेगी पूरी की पूरी। तो ये त्रिभुज, इसके भी कोण 180 डिग्री के होंगे। तो P प्लस क्यू प्लस आर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। और 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 360 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ देखना भाई, अब ये अर्धक है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो भी कोण होते हैं ना, वो होते हैं आमने सामने के कोण 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये अर्धक है तो ये पूरा कोण हो गया एक। तो ये अर्धक है तो ये आधा कोण हो गया। और ये इसके सामने का कोण ये है पूरा का पूरा, और ये अर्धक है तो ये आधा हो गया। और आमने सामने के कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो 180 के हैं तो आधा तो ये कट गया, आधा ये कट गया, तो ये दोनों कितने के रहे, 90 के। मतलब एक तो एक्स और एक क्यू, ये दोनों कोण कितने डिग्री के रह गए, फिर 90 डिग्री के। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं। खाली चतुर्भुज के साइड वाले एंगल 180 डिग्री के होते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं। इसी तरीके से ये y और ये p, ये तो y हो गया और ये कौन हो गया, p हो गया। तो ये भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो खाली यहाँ से बचेगा अपने पास z प्लस में r, और 90 और 90 180 उस साइड जाके घटेगा, तो ये खाली कितना रह जाएगा, 180। तो ये जो कोण है ना, ये कोण है, एक तो ये कोण और एक खाली ये कोण, ये इन दोनों का योग 180 डिग्री का है। और इस जड़ के सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है। जब भी दो रेखाएं ऐसे काटती है ना, तो इनके आमने सामने के ये कोण भी बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब जड़ जितने का है उतने का ये, और ये आर जितने एंगल का है उतने एंगल का ये दोनों 180 के हैं, तो ये दोनों भी कितने के हो जाएंगे, फिर 180 के। जब आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण 180 डिग्री के हो जाएं, तो वो चतुर्भुज कौन सी होती है, फिर चक्रीय चतुर्भुज होती है। ये इसको करने का तरीका है। 30 नंबर दे रखा है, टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर m, टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर n। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रश्न में, तो देख लेना। एक तो तरीका ये है, आप अल्फा की कोई मर्जी वैल्यू मान लो, 45 डिग्री मान ली, तो 45 डिग्री इसमें रखेंगे वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 45 डिग्री मान के ही बाद में ऑप्शन से मैच करवाना है, हर ऑप्शन से। एक तो तरीका ये है। ठीक है, 45 क्यों रखेंगे वो मैं बता देता हूँ। जब भी टेन आए ना तो 45 डिग्री रखनी है, और खाली साइन और कोस आ जाए तो 0 या 90 रखनी होती है, वैल्यू पुटिंग होती है। अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं करना तो टाइम उतना ही लगेगा भाई दोनों में। हमें चाहिए एक तो एम स्क्वायर और एक एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करेंगे एम का, तो एम का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर करेंगे तो टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिख देंगे टेन स्क्वायर अल्फा प्लस में
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 टेन अल्फा साइन अल्फा। एक चाहिए एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर चाहिए तो एन ये दे रखा, तो इस सारे का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर एल्फा प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा और माइनस क्या आ जाएगा 2 टेन एल्फा साइन एल्फा। अब हमें चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, काट देंगे ये सारा, यहाँ बनेगा 4 टेन एल्फा साइन एल्फा। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 टेन एल्फा साइन एल्फा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऑप्शन में टेन एल्फा साइन एल्फा नहीं है, तो अब दिक्कत आ गई। अब एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते हो भी, यहाँ 4 आ गया तो यहाँ कितना दे रखा है 4, अगर तुक्का लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें चाहिए एम और एन कैसे लेके आए, तो एम और एन कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ 4 दे रखा है और साइन अल्फा क्या टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा होता है साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, और इनटू में क्या दे रखा है साइन अल्फा दे रखा है, तो साइन अल्फा और साइन अल्फा की गुणा कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिख सकते हैं भाई इसकी जगह। अब हमें चाहिए एम और एन की वैल्यू, एम और एन की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ एम दे रखा है भाई और यहाँ एन दे रखा है, इन दोनों की गुणा करो, एम गुणा क्या करेंगे एन, एम गुणा क्या कर देंगे एन कर देंगे। जब एम गुणा एन करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, इन दोनों की गुणा करनी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फिर ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस है साइन स्क्वायर अल्फा। इस टेन स्क्वायर अल्फा को बदल लो भाई, टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब नीचे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ बनेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस में एक तो साइन स्क्वायर अल्फा ये आगे दे रखा है और कोस स्क्वायर अल्फा की गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करना है आगे, इसमें से कॉमन आ रहा है भाई, इसमें से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट में बचेगा एक माइनस यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा, और एक माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, एक माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा और बटे में क्या आ जाएगा फिर कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा ये है साइन स्क्वायर अल्फा ये, और बराबर में चल रहा है भाई एम एन, ये चल रहा है एम इंटू एन, तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर और बटे में कोस स्क्वायर अल्फा है तो इसको लिख सकता हूँ कोस अल्फा का स्क्वायर और इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इस सारे का स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा वर्गमूल, और ये वैल्यू कौन सी है यही चाहिए भाई साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस अल्फा ये आ गई, तो वर्गमूल एम एन, तो यहाँ पे तो 4 आया भाई 4, ठीक है, तो बराबर में आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट है एम एन। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था भाई, लेंथी था, ठीक है, तो ये अंतिम सवाल है इसका। और इसके बाद में जैसे मान लो 35-40% होते हैं तो इसमें 30 हुए हैं, जो 10% है ना 10 से 11% है ना मैथ की पेडालॉजी के हैं 2023 में, तो ठीक है ये अंतिम पेपर था सॉल्यूशन 2023 का। तो अब 2024 में एग्जाम होगा दिसंबर में, तो ये सभी वीडियो देख के जाना, इसमें से लगभग प्रश्न आ जाएंगे आपके। तो ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।